लोग पढ़ लेते हैं क्लास 12 की सबसे लास्ट यूनिट इकोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले सबसे जो पहली चीज है, जो यूनिट का नाम है इकोलॉजी, उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। तो बेटा, इकोलॉजी स्टडी है इंटरेक्शंस की जो ऑर्गेनिज्म आपस में करते हैं और उन ऑर्गेनिज्म का उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन होता है। तो इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। अब इकोलॉजी के 4 लेवल है। इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म। बेटा, सबसे पहला है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या है? किसी भी स्पीशीज का जो इंडिविजुअल है, किसी भी स्पीशीज का सिंगल इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में रहने लग जाएं, एक ज्योग्राफिकल रीजन में, और वो शेयर करने लग जाएं रिसोर्सेज को और कैपेबल हो इंटरब्रीड करने के, तो वो बना लेते हैं एक पॉपुलेशन। मैंने क्या बोला? किसी भी स्पीशीज का एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। ये सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है इकोलॉजी का। और जब बहुत सारे इंडिविजुअल किसी एक स्पीशीज के किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लग जाएं और वहां पे वो रिसोर्सेज को शेयर करते हो और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हो, तो वो बना लेते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर स्पीशीज लिविंग इन अ ज्योग्राफिकल एरिया शेयरिंग रिसोर्सेज एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग आर नोन एज पॉपुलेशन। तो दूसरा हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यहां पे पॉपुलेशन। जब एक ग्रुप रहने लग जाए इंडिविजुअल्स का, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का, तो वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। और जब अलग अलग पॉपुलेशन एक किसी जगह पे रहने लग जाए तो हमारी कम्युनिटी बन जाती है। जैसे कि हम ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, उसके साथ में कैटल्स भी आसपास रहते हैं, डॉग्स की पॉपुलेशन अलग है, कैट की पॉपुलेशन अलग है, इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन अलग है, रेप्टाइल्स की पॉपुलेशन अलग है, जो हमारे आसपास रहते हैं। तो हम लोग सब ये नहीं कहेंगे कि एक पॉपुलेशन है, ये कम्युनिटी है जहां पे अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन भी हमारे साथ रहती हैं। तो जब डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन, जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहने लग जाती हो, तो वो कम्युनिटी कहलाती हैं। और सबसे बड़ा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल है वो है हमारा बायोम। बायोम क्या है? बायोम एक लार्ज क्लाइमेटिक जोन है बेटा। बायोम क्या है? एक लार्ज क्लाइमेटिक जोन है जिसमें सारी फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट है, जिसमें सारी फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट होती है, जिसमें सारे प्लांट और एनिमल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ये 4 लेवल है। अब अगली बात जो हम करेंगे वो है बेटा कि एनवायरनमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम लोग एनवायरनमेंट को पढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और है, उसे और मैं बताऊंगा कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ी अभी इकोलॉजी की डेफिनेशन, उसमें बताया गया कि इकोलॉजी इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कह रहे थे। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब क्या है? तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में बेटा हम लोग यहां पे भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहां पे स्टडी करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेशन की, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन है अलग एनवायरनमेंट में, ताकि वहां पे वो रिप्रोड्यूस कर सके और सरवाइव कर सके। मैंने क्या बोला कि इकोलॉजी सिंपली आप इंटरेक्शन की स्टडी को कहते हैं। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब है कि अगर आप स्टडी करते हैं अडेप्टेशंस की, जो ऑर्गेनिज्म ने बहुत लंबे समय में अपने अंदर उन कैरेक्टरिस्टिक्स को या अडेप्टेशंस को बनाया है किसी भी एनवायरनमेंट के लिए, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकें या रिप्रोड्यूस कर सकें,
उसी की स्टडी को हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। अब अगली बात है हमारी कि एनवायरमेंट क्या होता है, व्हाट इज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स which are surrounding an organism and influence its survival and reproduction। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने एक डेफिनेशन बोली बेटा, मैं डेफिनेशन आपके सामने क्या बोली, एनवायरमेंट की डेफिनेशन बोली। क्या है डेफिनेशन, एनवायरमेंट की डेफिनेशन है इट इज सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस an organism for its reproduction and survival। तो मैंने बोला क्या कि सम टोटल सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का जो किसी ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हो और इन्फ्लुएंस करते हो उनके सर्वाइवल को, रिप्रोडक्शन को, उसी चीज को हम कहते हैं क्या, उसी चीज को एनवायरमेंट कहा जाता है बेटा। अब बात अगली ये है कि जो एनवायरमेंट है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एनवायरमेंट की बात हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जानिएगा कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उस अर्थ का अपने एक्सिस पे स्लाइटली टिल्ट है। मैंने क्या बोला, अपने एक्सिस पे हमारी अर्थ स्लाइटली टिल्टेड है, थोड़ी सी टिल्टेड है, और साथ में वो रोटेशन कर रही है। तो टिल्ट और रोटेशन होने की वजह से अलग अलग सीजनल वेरिएशन होते हैं, अलग अलग सीजनल वेरिएशन होते हैं और अलग अलग टेम्परेचर में वेरिएशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नए बायोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पे स्लाइड में आपको यही देखने के लिए मिल रहा होगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन। क्या कर रहा है, एनुअल वेरिएशन किस में आ गया, टेम्परेचर के अंदर आ गया और डिफरेंट सीजन्स की फॉर्मेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बायोम्स बन जाते हैं, जैसे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट। ये सारे के सारे बायोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशंस। क्यों, कहीं पे बेटा एनवायरमेंट या अलग क्लाइमेट रहेगा जिसकी वजह से कहीं पे ज्यादा बारिश होगी, कहीं पे कम बारिश होगी। जहां पे ज्यादा बारिश होगी, जहां पे एनुअल रेनफॉल ज्यादा होगा, वहां पे ज्यादा वेजिटेशन होगी, ज्यादा प्लांट प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा बायोमास होगा, ज्यादा एनिमल अट्रैक्ट होंगे। और जहां पे एनुअल रेनफॉल कम होगा, जहां पे क्लाइमेट एडवर्स होगा, वहां पे डेजर्ट जैसे बायोम्स की तैयारी हो जाएगी और वहां पे एनिमल स्पीशीज या प्लांट स्पीशीज आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहां पे अगली बात इन्होंने की गई है कि ये जो मेजर बायोम बने हैं, ये क्यों बने हैं, ये बने हैं वेरिएशन और प्रेसिपिटेशन की वजह से। प्रेसिपिटेशन का मतलब है या तो रेनफॉल या स्नोफॉल। जहां पे ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है वहां पे टुंड्रा बन जाते हैं, ठीक है, या जहां पे ज्यादा रेनफॉल है वो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन जाते हैं। जहां पे रेनफॉल कम है वहां पे डेजर्ट बन जाएंगे। तो ये जो अलग अलग बायोम बने हैं ये वेरिएशंस की वजह से बने हैं जो हमारे क्लाइमेट में है, और क्लाइमेट में वेरिएशन आ रहा है रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स बेटा। और दूसरी बात की गई है कि यहां पे जो रीजनल और लोकल लेवल पे वेरिएशन आते हैं उसकी वजह से जो बायोम के अंदर लोकल और रीजनल वेरिएशन आए उसकी वजह से अलग अलग हैबिटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहां पे
फॉर्मेशन हो गई अलग अलग हैबिटेट्स की। तो अगली बात यहां पे ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो अच्छा यहां पे ऑर्गेनिज्म की बात थोड़ी डिले करके बताऊंगा, उससे पहले ये डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, ये बायोम डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। मतलब इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपको सारा टेम्परेचर मिल रहा है और इधर दिख रहा है आपको प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल की बात हो रही है। तो अगर आप देख पा रहे हो जहां पे लो टेम्परेचर होता हो और कम रेनफॉल है, जहां पे प्रेसिपिटेशन भी कम है, टेम्परेचर भी कम है, वो सारा आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्राज है। जितने भी पोलर रीजन है वहां की कंडीशन ये होती है। अगर आप देख पा रहे हो जहां पे टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस होता है और एनुअल रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। उसके अलावा अगर आप देख पा रहे हो जहां पे टेम्परेचर तो काफी ज्यादा हाई है लेकिन रेनफॉल बहुत कम है, तो डेजर्ट्स होते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा रेनफॉल बढ़ा, टेम्परेचर उतना ही है, ग्रासलैंड बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेनफॉल एवरेज है और टेम्परेचर भी 20 के अराउंड है, 20 to 25 डिग्री, तो हमारे ये आपके टेम्परेट फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो टेम्परेचर कम है, रेनफॉल ठीक ठाक है या प्रेसिपिटेशन है स्नो की फॉर्म में, तो वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग हमारे बायोम तैयार हुए हैं, ये तैयार क्यों हुए हैं? बिकॉज बेटा टेम्परेचर और रेनफॉल ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो इन बायोम्स को बना रहे हैं। और वो जो टेम्परेचर और रेनफॉल है वो किससे बन रहे हैं? वो बन रहे हैं जो अर्थ के अंदर रोटेशन हो रहा है उसके कारण। तो यहां पे ये तो बात हुई। अब अगली बात यहां पे की गई है कि जो लाइफ है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है आपकी फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहां पे एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट होने के बावजूद भी लाइफ फॉर्म्स हैं। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि आप राजस्थान डेजर्ट्स में जाएं जहां पे कोई भी रेनफॉल नहीं है, कोई नाम मात्र की वेजिटेशन है, लेकिन आपको वहां पे क्या देखने के लिए मिलेंगे? आपको वहां पे भी इंसेक्ट, प्लांट्स, आपको अलग तरीके के रेप्टाइल्स और भी बड़े जो मैमल्स हैं वो सब देखने के लिए मिलेंगे। तो लाइफ फॉर्म ऐसा नहीं है कि केवल फेवरेबल कंडीशन में रहेंगे, हार्श और जो हमारी एक्सट्रीम हैबिटेट्स है वहां पे भी ये लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, मतलब जहां पे लगातार बारिश हो रही है, जहां पे कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है, आपको वहां पे भी लाइफ फॉर्म मिलेंगी। तीसरा इन्होंने एग्जांपल दे रखा है डीप ओशन ट्रेंचेस, जहां पे लाइट बिल्कुल पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा ओशन की डेप्थ में। ट्रेंचेस क्या होते हैं? जो हमारी सबसे डीपेस्ट पॉइंट होते हैं ओशन फ्लोर पे, उन्हीं को ट्रेंचेस कहा जाता है, जहां पे लाइट बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, लाइट का सोर्स कोई नहीं है, फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं हो सकता, वहां पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे लाइफ फॉर्म प्रेजेंट है। टोरेंटल स्ट्रीम्स, ये देखिए जो यहां पे पानी का बहाव है, ऐसी जगहों पे जहां लगातार बहुत स्पीड से पानी बह रहा है, इसके अंदर भी आपको कुछ एक्वेटिक लाइफ फॉर्म देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी हार्श और एक्सट्रीम हैबिटेट में काउंट किया जा रहा है। उसके अलावा बेटा परमाफ्रॉस्ट, देखिए यहां पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है, उसके बावजूद भी आपको जो पेंगुइन्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगी, या मतलब ये लाइफ फॉर्म है जो वहां पे प्रेजेंट है। उसके अलावा माउंटेन टॉप, जहां पे बहुत लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता हो और बहुत कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो और टेम्परेचर भी बहुत कम हो, ऐसी कंडीशन में भी आपको वहां पे लाइफ मिलेगी। तो ये तो बात रही इसकी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने दो चीजें और बताई हैं, एक थर्मल स्प्रिंग जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और दूसरी बता रखी है कंपोस्ट पिट। और इन्होंने एक बात और बता रखी है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, वो इंटेस्टाइन भी एक हैबिटेट है बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। फेवरेबल कंडीशन के अलावा इन अनफेवरेबल कंडीशंस में भी लाइफ है। अब अगली बात यहां पे की गई है बेटा क्या, कि हमारे कंपोनेंट्स क्या क्या हैं एनवायरनमेंट के। हम यहां पे बात करने वाले हैं क्या कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैं यहां पे आपको एक चार्ट के फॉर्म में उन कंपोनेंट्स की बात बताऊंगा बेटा। ठीक है, यहां पे मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे हम बात कर ले रहे हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं।
सबसे पहले होते हैं जिन्हें कहा जाता है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक मतलब जितने भी नॉन लिविंग हैं वो सब एबायोटिक में आते हैं। और दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर सारे के सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। एबायोटिक कंपोनेंट को फर्दर कैटेगराइज कर दे रहा हूं मैं दो कंपोनेंट्स में। एक हो जाएंगे हमारे फिजिकल कंपोनेंट और दूसरे हो जाएंगे हमारे बेटा केमिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट को के अंदर हमारे आएंगे जैसे लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल या स्नोफॉल, ह्यूमिडिटी, सॉइल प्रोफाइल और बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स को मैं दो कैटेगरी में बांट दूंगा। यहां पे केमिकल कंपोनेंट्स को मैं दो कैटेगरीज में बांट दूंगा। सबसे पहली कैटेगरी होगी बेटा जिन्हें मैं कहूंगा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं बेटा जो हमारी अर्थ क्रस्ट में पहले से ही प्रेजेंट होती हो। मतलब जितने भी मिनरल्स हैं वो सब के सब हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो बेटा जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, वाटर हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी की सारी चीजें, ऑक्सीजन हो गया, ये दीज ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स बेटा। और दूसरी होते हैं हमारे जिन्हें मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं बेटा जैसे कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही हो, जैसे कि प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती हो। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, उसके अलावा हो सकते हैं लिपिड्स। तो जो भी हमारी बॉडी खुद बना पा रही हो वो सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। और उसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो लिविंग कंपोनेंट को हम लोगों ने तीन कैटेगरी में बांटा है। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है बेटा प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सब प्रोड्यूसर में जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, मतलब जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस कर सकते हो, मतलब बेसिकली सारे ऑटोट्रॉप्स हमारे प्रोड्यूसर्स में आते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स होते हैं बेटा वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। कंज्यूमर्स होते हैं वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हो, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, उन्हीं को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर्स को भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ कैटेगरी में ऑन द बेसिस कि वो किस तरीके से अपने फूड को खाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर ये प्लांट ईटर्स हैं तो उन्हें हम लोग हर्बीवोर कहते हैं। अगर वो फ्लैश ईटर्स हैं तो उन्हें हम लोग बेटा कार्निवोर कहते हैं। अगर वो दोनों प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हो तो उन्हें हम लोग ओमनीवोर कहते हैं। और जो डेड बॉडीज को खाते हो उन्हें हम स्कैवेंजर कहते हैं। और उसके अलावा एक होते हैं जिन्हें डिकम्पोजर कहा जाता है, ठीक है। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर में कंफ्यूज मत होइएगा। डिकम्पोजर्स वो हैं बेटा जो अपने फूड को खाते नहीं है, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फंगस है तो फंगस क्या करती है, अपने फूड को, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देती है, और बाहर रिलीज करने के बाद में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और जब फ्री फॉर्म में न्यूट्रिएंट आ जाता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। स्कैवेंजर होते हैं बड़े एनिमल्स जो डेड बॉडी पड़ी है उसे खा रहे हैं, तो वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोनों में फर्क है।
जो डिकम्पोजर्स हैं उनके पास होता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं उनके पास होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारे के सारे हमारे बेटा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेजर एबायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट की बात करनी है। तो इसमें हमें पढ़ना है लाइट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, और इसी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है बेटा वाटर, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर आता है वाटर। तो हमें वाटर के बारे में भी स्टडी करना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों मेजर एबायोटिक फैक्टर की शुरुआत करते हैं कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हम इन चारों मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा कि नीच क्या होता है, व्हाट इज नीच, ठीक है। नीच की डेफिनेशन और जान लीजिए आप कि क्या होते हैं। तो जैसे आप लोग ये जानते होंगे बेटा कि एक चीज होती है जिसे कहा जाता है हैबिटेट, ठीक है, जिसे कहा जाता है हैबिटेट। हैबिटेट इज व्हाट, जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहता हो, कहीं मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता हो, वो उसका हैबिटेट है। तो हैबिटेट हो गया उसका बिल्कुल एड्रेस। लेकिन आप उसके पूरी चीजों को जान ले कि भाई कहाँ रहता है, उसका पर्टिकुलर एड्रेस क्या है, वो किस ब्लॉक में रहता है, किस एरिया में रहता है, आसपास लैंडमार्क क्या है, वो हो जाता है उसका नीच। नीच का मतलब है कि आप उसके हैबिटेट के साथ साथ उसकी जो इकोसिस्टम में या फूड चेन में कौन से ट्रॉपिक लेवल पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, मतलब उसकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसका नीच कहलाती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? हैबिटेट क्या है, एक पर्टिकुलरली कि किस जगह रह रहा है। नीच क्या है कि वो कहाँ रहता है, उसकी ट्रॉपिक लेवल में कौन सी पोजीशन पे है, वो कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्या है वो, ठीक है। और उसके अलावा उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें हम उसको नीच कह देते हैं। तो नीच क्या है, नीच इज द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरमेंट में क्या पोजीशन है और उसका क्या रोल है, वो उस ऑर्गेनिज्म का नीच कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की। हम लोगों ने अभी बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स की बात करी थी। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में हमें 4 पढ़ने हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम टेम्परेचर से शुरुआत करते हैं। देखिए टेम्परेचर मोस्ट रेलेवेंट इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे अर्थ पे टेम्परेचर है वो बेटा यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरी करता है, इट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये जगह से जगह, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको टेम्परेचर मिलेगा। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि वो जगह इक्वेटर के पास है या पोल के पास है। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ का इक्वेटर है। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हैं, अगर आप इक्वेटर से मूव करते हैं पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर आपको रिड्यूस होता हुआ मिलेगा। और अगर आप पोल से वापस इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वाइस वर्सा कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लाइट फॉल होता है, इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि अगर आप किसी प्लेन एरिया से किसी माउंटेन टॉप पे जाते हैं, आप क्या करते हैं, किसी माउंटेन टॉप पे जा रहे हैं किसी प्लेन से, तो वहां पे भी टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर माउंटेन टॉप से प्लेन्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसी वजह से क्या है, हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। आप अगर पोलर रीजन्स की बात करें तो वहां पे आपको सब जीरो टेम्परेचर मिल सकता है, मतलब माइनसेस में -10, -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और अगर आप बात करें पोलर रीजन में तो ये कंडीशन थी। अगर आप बात करते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट की,
अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है 50 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर। तो आप देखिए यही अर्थ है, इसी अर्थ पे कहीं पे माइनसेस में टेम्परेचर है तो कहीं पे आपका 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है। और तो और बेटा कुछ जगह है जैसे थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एक्सीड कर जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहां पे यही बात लिखी हुई है, टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। लैंड के ऊपर टेम्परेचर सीजनली वेरी करता है। ग्रेजुअली कैसे डिक्रीज होता है, अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्लेन से माउंटेन्स पे जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। या कहीं जगहों पे आपको सब जीरो लेवल मिलेगा जैसे पोलर एरियाज में, और हाई एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर है, और 50 डिग्री से ज्यादा मिलेगा आपको अगर आप ट्रॉपिकल डेजर्ट में जाते हैं। और तो और यहां पे कुछ जगह ऐसी हैं जैसे थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर जाता है, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर जाता है बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या बात की गई है, यहां पे बात यह की गई है कि टेम्परेचर क्या कर सकता है। तो टेम्परेचर बेटा बेसिकली किसी भी एंजाइम की काइनेटिक्स को, मतलब अगर आपने एंजाइम्स को ढंग से पढ़ा हो तो आपने ये जाना होगा कि एंजाइम जिस टेम्परेचर पे एफिशिएंटली वर्क कर सकता है उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर आप ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर या नीचे जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी या रिड्यूस होगी। मतलब जैसे सपोज करो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है एंजाइम को वर्क करने के लिए वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अगर 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे, और आप अगर हाई टेम्परेचर कर देंगे 37 से 50 चले जाएंगे तो एंजाइम डीनेचर कर जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम की काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब है बेटा उसकी एंजाइम की वर्क करने की एफिशिएंसी, मतलब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहा है या कैटेलाइज कर रहा है वो अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला तो टेम्परेचर क्या अफेक्ट कर सकता है, एंजाइम की काइनेटिक्स को, दूसरा बेसल मेटाबॉलिक रेट को या बेसल मेटाबॉलिज्म को, और तीसरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को टेम्परेचर अफेक्ट कर सकता है। तो हमने क्या किया है, हमने टेम्परेचर की टॉलरेंस के बेसिस पे दो कैटेगरी में एनिमल्स को बांट दिया है। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिन्हें कहा जाता है बेटा यूरीथर्मल। सबसे पहली कैटेगरी है जिन्हें कहा जाता है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल वो एनिमल्स होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे टोलरेट कर सकते हो और थ्राइव कर सकते हो। द एनिमल्स विच कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो 10 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकते हैं, 50 पे भी रह सकते हैं, 0 पे भी रह सकते हैं। तो जो हर टेम्परेचर में टोलरेट कर पाता हो तो उसकी टॉलरेंस के बेसिस पे हमने उन्हें क्या कह दिया, यूरीथर्मल। और स्टेनोथर्मल वो होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट या थ्राइव कर सकते हो, उन्हें स्टेनोथर्मल कहा जाता है। अब अगली बात यहां पे की गई है वाटर की। दूसरा मेजर एबायोटिक फैक्टर है, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात यह है कि किसी भी जगह पे प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट टोटली डिपेंड करेगा पानी के ऊपर। किसी जगह पे अगर वाटर ज्यादा है तो वहां पे प्लांट ज्यादा मिलेंगे, वेजिटेशन ज्यादा होगी। अगर प्लांट ज्यादा होंगे, वेजिटेशन ज्यादा होगी तो एनिमल्स भी वहां जाएंगे, और अगर वहां पे एनिमल्स होंगे तो दूसरे एनिमल्स भी आएंगे। अगर हर्बीवोर होंगे तो कार्निवोर्स उनके लिए आएंगे। तो किसी जगह की जो प्रोडक्टिविटी या डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि वहां पे पानी कैसा है। और डेजर्ट एनिमल्स ने इस तरीके से अडेप्ट किया है कि वो कम पानी वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अडेप्टेशन में बताया जाएगा। अब यहां पे क्या किया गया है, अगली बात ये बोली गई है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब यह है कि उस पानी का पीएच, उस पानी का केमिकल कंपोजिशन मैटर करता है या वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। और दूसरी बात यह है कि हमने वाटर को
सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे कि कितने परसेंटेज सॉल्ट मिलता है, हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। अगर 5% से नीचे सॉल्ट मिल रहा है तो वो फ्रेश वाटर या इनलैंड वाटर है, और अगर वहीं पे सॉल्ट कंसंट्रेशन 30 to 35% है तो वो हमारा ओशन वाटर है, और कहीं पे अगर 100% से ज्यादा सॉल्ट है तो वो हाइपर सलाइन लगून है। तो यहां पे बात ये की गई है कि जो हमारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, आप अगर उन्हें सी वाटर में डालेंगे और अगर आप सी वाटर के एनिमल्स को फ्रेश वाटर में डालेंगे तो दोनों ही लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहां पे अगली बात यही की गई है कि मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। तो हमने क्या किया है, जैसे टेम्परेचर के बेसिस पे हमने क्या किया था, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा था टॉलरेंस के बेसिस पे, यूरी थर्मल और स्टेनोथर्मल। इसी तरीके से सैलिनिटी की टॉलरेंस के बेसिस पे यहां पे मैं 2 कैटेगरी में बांटूंगा, एक यूरी हैलाइन और एक स्टेनो हैलाइन। तो यूरी हैलाइन वो होंगे वो एनिमल्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हो, और स्टेनो हैलाइन होंगे वो ऑर्गेनिज्म जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में रह पाएंगे। मतलब अगर आप सैलिनिटी को जितना भी चेंज कर लें, वो सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसे भी कर लेते हैं, उसमें यूरी हैलाइन सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेनो हैलाइन एनिमल को लेके थोड़ा सा भी सॉल्ट कंसंट्रेशन बदलते हैं या वाटर बदलता है तो उनका सर्वाइवल नहीं होगा। यूरी हैलाइन के अंदर एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने कॉमन मॉली का और कार्किनस का, और स्टेनो हैलाइन में इन्होंने दे रखा है गोल्ड फिश का और हैडॉक फिश होती है एक, इन दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये दो हमने एबायोटिक फैक्टर्स की बात करी। अब अगली बात हम लोग ये कर लेते हैं बेटा लाइट की। तो बात ये है कि इस अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो सनलाइट के बिना नहीं पॉसिबल। मतलब सारे ऑटोट्रॉप्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइट या सनलाइट, और ये भी आप जानते हो कि सनलाइट या सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन अर्थ। अगर सन नहीं है तो कोई लाइट नहीं है, कोई टेम्परेचर नहीं है, और अगर लाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, कोई फूड नहीं है और कोई लाइफ नहीं है। अब यहां पे बात अगली ऐसी की गई है कि सपोज करो एक बड़ा सा फॉरेस्ट है बेटा, ठीक है, एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के अंदर बड़े बड़े कैनोपी ट्रीज हैं, ठीक है, बड़े बड़े कैनोपी ट्रीज हैं, टॉल ट्रीज हैं जो बिल्कुल कैनोपी बना के रखे हुए हैं, और नीचे वाले जो ट्रीज हैं या हर्ब एंड श्रब हैं वो नीचे है। तो इस ऊपर वाली कैनोपी की वजह से क्या होगा, जो सनलाइट है वो नीचे तक तो पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने कैनोपी ट्रीज ने पूरा कवर किया हुआ, डेंस है ये काफी। तो ये जो नीचे रहने वाले हमारे हर्ब और श्रब्स होते हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अडॉप्ट किया है कि ये लो लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। और यही बात यहां पे लिखी हुई है कि जो हमारे स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट हैं जैसे कि हर्ब एंड श्रब, ये अडॉप्ट हो चुके हैं कि ये फोटोसिंथेसाइज करेंगे ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट बिकॉज दे आर ओवरशैडोड बाय टॉल एंड कैनोपी ट्री। ये ओवरशैडोड होते हैं किससे, टॉल और कैनोपी ट्रीज से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहां पे जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग के लिए या फोटो पीरियोडिज्म के लिए सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगली बात यहां पे लिखी हुई है प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये वाली बात मैं बता चुका हूं। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि मेनी प्लांट डिपेंडेंट ऑन लाइट फॉर फोटो पीरियोडिज्म, फ्लावरिंग के लिए डिपेंडेंट है। यहां पे बात ये की गई है, जैसे आपने क्लास 11th में चैप्टर 15 के अंदर ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो एक क्रिटिकल पीरियड होता है, अगर उससे ज्यादा सनलाइट मिलती है तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करते हैं, क्रिटिकल पीरियड है उससे कम सनलाइट चाहिए तो शॉर्ट डे प्लांट है। जो क्रिटिकल पीरियड ज्यादा हो कम हो, ज्यादा सनलाइट हो कम हो, जो सब में फ्लावरिंग कर सकते हैं उन्हें हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि भाई पहला पॉइंट प्लांट्स में पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए। दूसरी बात कर ली कि जो हर्ब श्रम है जो ओवरशैडोड है कैनोपी ट्री से, वो लाइट कम लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पे की गई है कि जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो फोटोपीरियडिज्म के लिए लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एनिमल्स के ऊपर क्या असर होता है इसका? तो बेटा एनिमल्स बहुत सारी जो डायरोनल का मतलब होता है कि जो हमारी सर्केडियन रिदम है, मतलब जो हम लोग दिन में जागते हैं रात को सोते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब मौसम बदलता है तो डे की लेंथ और लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। उस हिसाब से जो एनिमल्स हैं वो अपनी जो हाइट्स हैं या जो अपने उनके पास जगह है जहाँ पे वो रहते हैं, उस हिसाब से वो वहाँ पे मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे डायरेनल और सीजनल वेरिएशंस के लिए हम फोटो पीरियड पे या लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और साथ साथ हम लाइट जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स, वो बहुत सारी एक्टिविटी के लिए, फॉरेजिंग के लिए, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए टोटली डिपेंडेंट होते हैं लाइट के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग सीजन्स हैं, तो हर एक बर्ड या हर एक एनिमल ये चाहेगा कि भाई वो अपने यंग वंस को तब पैदा करे जब फूड की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक हो, या वो आराम से फूड सर्च करके लाके उन्हें दे सके। तो और ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं या बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो नॉर्मली ठंडे इलाकों में रहती हैं। तो वहां पे जब सर्दी का मौसम आता है तो वहां पे जो सनलाइट है वो कई दिनों तक नहीं निकलती है, तो फोटो पीरियड वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करती हैं वो बर्ड्स उन जगहों से निकल के किसी दूसरे एरिया में चली जाती हैं। तो फॉरेजिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, मतलब रेयर एंड केयरिंग, मतलब बच्चों को पैदा करना और पालना। तो फॉरेजिंग रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट हैं बहुत सारे एनिमल। किसके ऊपर बेटा? लाइट के ऊपर। अब अगली बात यहां पे ये की गई है कि जो लाइट है वो पेनिट्रेट कर सकती है कहां तक? केवल 500 मीटर तक पानी के, मतलब 500 मीटर से ज्यादा ओशन में आपको डेप्थ में लाइट नहीं मिलेगी। तो वहां पे अगर कोई प्लांट है तो वो बहुत कम सनलाइट में फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है डीप 500 मीटर इन द ओशन, एनवायरमेंट इज डार्क एंड देयर इज नो एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन। वहां पे कोई एनर्जी सन से नहीं मिलने वाली, क्योंकि 500 मीटर से ज्यादा लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। अब ये जो हमारी सनलाइट आ रही है, विजिबल लाइट आ रही है, उसमें हमारी बहुत सारी स्पेक्ट्रल रेडिएशंस आते हैं बेटा। ठीक है, और स्पेक्ट्रल क्वालिटी है उस सोलर रेडिएशन की। तो उसमें से जो यूवी रेडिएशंस होते हैं वो यूवी रेडिएशंस काफी ज्यादा हार्मफुल हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बेटा। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए यूवी रेडिएशंस काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये 3 फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। अब लास्ट फैक्टर है हमारा जिसे हम कहते हैं सॉइल। अब कहते हैं सॉइल की। तो बेटा किसी भी जगह पे सॉइल किस तरीके की होगी, उसका नेचर या उस सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी होगी, वो डिपेंड करेगा कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, वहां पे वेदरिंग प्रोसेस कैसे हुई है, वहां पे सेडिमेंटेशन कैसे हुआ है, और वहां पे सॉइल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफर कर सकती है जगह जगह पे, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द वेदरिंग प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू सेडिमेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द सॉइल डेवलपमेंट बेटा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट बात यहां पे दी हुई है कि सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज और एग्रीगेशन, ये 3 मेन चीज हैं जो डिटरमाइन करेंगी कि वहां पे उस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है और उसमें पानी का पर्कोलेशन किस तरीके से हो सकता है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखिए एक सैंडी सॉइल है, आप उसमें पानी डालें, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती। उसी कॉन्ट्रास्टिंगली आप गार्डन सॉइल ले लें या क्ले सॉइल को ले लें, तो आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो वाटर होल्ड कर पाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेन साइज फाइन होता है और उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बाइंड करके रखते हैं, है ना। तो वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है कि वहां पे ग्रेन साइज किस तरीके का है, उस सॉइल के अंदर एग्रीगेशन कैसा है। ठीक है, अगली बात यहां पे की गई है कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वो सॉइल किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी मतलब पोजीशन की बात करी जा रही है, माउंटेन पे है, प्लेन्स पे है, कहां है वो।
और उस सॉइल का पीएच कैसा है और उसके अंदर मिनरल कंपोजिशन कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वहां का वेजिटेशन और प्रोडक्टिविटी। क्यों? अगर सॉइल ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है, टोपोग्राफिकली ठीक होती है, वहां पे बारिश ठीक ठाक हो रही है या ग्राउंड लेवल वाटर ठीक है, तो प्लांट्स को उगने में बहुत आसानी होगी और वहां पे ज्यादा अच्छा वेजिटेशन आप देख पाएंगे। और लास्ट बात ये कही गई है, इस बात को बताने से पहले ये और पढ़ लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक एंड पैरामीटर, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी डिटरमाइन करता है कि वहां पे वेजिटेशन कैसा है और उस एरिया में एनिमल्स कैसे मिलेंगे। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट मतलब जो नीचे मिट्टी है, गाद है या कोई एनिमल की डिकेइंग पार्ट है, वो सारी चीजें सेडिमेंट है जो नीचे बैठ गई। वो सेडिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करेगी किस तरीके का बेंथिक एनिमल मिलेगा। बेंथिक एनिमल का मतलब होता है बेटा वो एनिमल जो सी फ्लोर पे रहते हो। तो सी फ्लोर पे रहने वाले एनिमल्स भी डिटरमाइन करेंगे कि वहां पे सेडिमेंट किस तरीके का है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये तो बात रही हमारे किसकी, हमारे सारे एबायोटिक फैक्टर की। और इस चैप्टर के